हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इतिहास वैकल्पिक विषय के अंतर्गत आधुनिक भारत के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर। और वो महत्वपूर्ण टॉपिक है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर को कैसे और क्यों जीता। यानी कि हम कह सकते हैं कि एंग्लो मैसूर युद्ध के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक ऐसा टॉपिक है जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से हिला करके रख दिया था, क्योंकि पूरे भारत में अगर उसे कोई चुनौती देने वाला जो राज्य था तो वो था मैसूर, यानी कि हैदर अली और टीपू सुल्तान का वो राज्य जिसकी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खौफ खा रही थी। और यही वजह है, आप जान करके आश्चर्य होगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसी भी राज्य के किसी भी शासक को किसी भी युद्ध में नहीं मारा। केवल अकेला टीपू सुल्तान है जिसे युद्ध के मैदान में उन्होंने मारा भी था, यानी कि समूल नाश करने की कोशिश की थी, क्योंकि कहा जाता है कि टीपू सुल्तान एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे बड़ा शत्रु था, उसकी वास्तविक नीतियों से परिचित था। इसलिए बहुत अच्छे तरीके से सोचने समझने की जरूरत है एंग्लो मैसूर वार के बारे में। तो चलिए आज इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि कैसे और किस तरीके से और क्यों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर को जीता। और ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि इतिहास तथ्यों का एक संग्रह नहीं है, जैसा कि लोगों ने इसके बारे में कह रखा है। इतिहास है विश्लेषण का विषय, जो आपको इतिहास की सही जानकारी यानी कि होने वाली घटनाओं के कारणों को बारे में बताएगा, साथ के साथ वो कारण क्यों और कैसे विकसित हुए, किस तरीके से विकसित हुए और उन्होंने आगे जाकर क्या प्रभाव डाला, ये भी आपको इतिहास बताता है। और लगभग सभी विषयों की एक तरीके से जननी की तरह है, यानी कि सभी विषय वहां से कहीं ना कहीं ट्रेस होते हैं। ठीक है ना? तो ये काफी अच्छा मुद्दा है, काफी अच्छा टॉपिक है। इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों के लिए बता दें कि हिस्ट्री ऑप्शनल का एक जो नवंबर बैच है 5 तारीख से स्टार्ट हुआ है, जिसमें आज आप लोगों की पहली प्रॉपर तरीके से क्लास स्टार्ट हो रही है। यानी कि अभी तक केवल इसमें इंट्रोडक्शन हुआ है और इसमें अगले 15 दिन तक 10 दिन तक आपके एडमिशन और होने हैं। तो आप में से जो भी छात्र इतिहास वैकल्पिक विषय नवंबर बैच को ज्वाइन करना चाहता है तो अगले 15 नवंबर तक इस बैच में एडमिशन ले सकता है। ठीक है ना? और इसमें MK लाइव कोड के माध्यम से आपकी जो फीस होगी मात्र 14,999 रुपए। मेरी गाइडेंस में रह करके आपको आराम से 300 प्लस अंक के लिए तैयारी करनी है, यानी कि प्रॉपर IAS, इसका मतलब है ऑप्शनल में और GS में आपके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए और इतिहास इसमें आपकी बहुत बड़ी सहायता करेगा। ओके, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश कंपनी की मैसूर विजय के बारे में इसमें 3 चीजें हैं कि आखिर उन्होंने मैसूर को क्यों जीता। नंबर 2, आंग्ल मैसूर युद्ध, एंग्लो मैसूर वार, ये रहा आपका। और तीसरा है टॉपिक है परिणाम, इसके आखिर परिणाम क्या हुए। आप सामने देख रहे हैं हैदर अली का एक फोटो है, हैदर अली की आपकी सारी चीजें हैं इसमें। देखिए, हम जो बात करना चाह रहे हैं वो हैदर अली या टीपू सुल्तान की हम व्यक्तिक जो परिचय है, जीवन परिचय है, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि हम इसमें चर्चा करेंगे उन नीतियों के बारे में जिसकी वजह से मैसूर को जीता गया। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यहां पर एक चीज आप लोग ध्यान से देखिएगा कि अगर हम ये एक भारत का नक्शा बनाने की कोशिश करें तो लगभग आपका जो नक्शा है लगभग इस तरीके का आपका बन जाता है। ठीक है, ये रहा आपका मैप। और इसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपका मैसूर का जो राज्य है वो है आपका ये वाला हिस्सा, ये आपका मैसूर का राज्य है, ये रहा। और सोचिएगा यहां पर आपका एक मद्रास का क्षेत्र है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्र है, और इधर ये अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र को ये जिसे हम कहते हैं बंगाल, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसको जीत चुकी है, बंगाल को।
यहां पर आपके ऊपर वन क्षेत्र है आपका मराठा का, और यहां पर जो क्षेत्र है ये है आपके निजाम का, ठीक है ना, हैदराबाद, और ये है आपका मद्रास। यहां पर अप्रत्यक्ष तौर पर वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दिल्ली और अवध पर अप्रत्यक्ष तौर पर कब्जा करने की स्थिति में है, क्योंकि 1764 के बक्सर के युद्ध में उन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध और दिल्ली इन क्षेत्रों पर इनडायरेक्टली कंट्रोल कर लिया था। बात आती है कि आखिर ये क्यों युद्ध हुआ, तो इसका ये कारण है। ये इसको देखना चाहेंगे तो आप यहां देख सकते हैं, जो मैंने मोटा मोटा मैंने बनाया था। यही है आपका पूरा का पूरा एक कंसेप्ट। तो यहां देखेंगे तो ये रहा आपका बंगाल, ठीक है ना, इसके बाद में बिहार और अवध का क्षेत्र, ये जो नीला नीला दिखाई दे रहा है ये है आपका निजाम का क्षेत्र, और ये है आपका मैसूर, मैसूर का इलाका, और बाकी जो है ये है मराठा सुप्रीमेसी। ग्रीन कलर का जितना भी है, इतना बड़ा हिस्सा मराठों के कंट्रोल में था। अब आप समझिएगा, तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को जीत लिया तो कारण क्या थे? कारण था, इनका सबसे बड़ा मुख्य कारण था मसालों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना। मसालों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना इनका मुख्य कारण था, क्योंकि ये कपड़ों और मसालों के व्यापार के लिए ही तो भारत में आए थे, और उसको जितना ज्यादा से ज्यादा ये कब्जा कर सकते थे, एकाधिकार कर सकते थे, उतना ही ज्यादा ये मुनाफा कमा सकते थे। तो बंगाल को जीत चुके थे, बंगाल के माध्यम से इनको धन की प्राप्ति हुई, धन की प्राप्ति हो गई, ठीक है ना, एक सत्ता इनको मिल गई, सत्ता प्राप्त हुई। तो इनके पास सत्ता भी है और धन भी है, तो इसका मतलब हो गया इनके अंदर महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा किस बात की? राज्य विस्तारित करने की, राज्य विस्तारित करने की। क्यों? क्योंकि बंगाल के धनी क्षेत्र इनके पास आ चुके थे, बंगाल के धनी प्रांत नियंत्रण में है। अब उस पैसे का उपयोग ये व्यापार के लिए भी और एकाधिकार के लिए भी और राजनीतिक सत्ता के लिए, सभी चीजों के लिए ये कर सकते हैं। बात समझ गया नहीं एवरीबॉडी? तो ये एक मुख्य कारण था। दूसरा कारण क्या था? दूसरा एक और भी कारण था इनका। ये तो इनके अपने हैं कि भाई आर्थिक लाभ कमाना चाहते हैं, लेकिन दूसरा मुख्य कारण था हैदर और टीपू की नीतियां। हैदर और टीपू की नीतियां, क्योंकि हैदर और टीपू दोनों के दोनों कंपनी के चरित्र से वाकिफ थे, कंपनी के चरित्र से वाकिफ से परिचित थे। अब कहोगे कि कंपनी का चरित्र क्या था? कंपनी का चरित्र जहां सामान्य तौर पर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए कि भाई व्यापार करो, सामान खरीदो और यहां से चले जाओ। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का यह चरित्र नहीं था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सामने से एक कंपनी है, साम्राज्यवादी शक्ति का एक प्रतीक है, जो भारत पर अपना एकाधिकार करना चाहती है, राजनीतिक एकाधिकार करना चाहती है, और वो ऑलरेडी बंगाल को नियंत्रित करके ये सिद्ध कर चुकी थी कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर उन्होंने कब्जा कर लिया, वहां के नवाब को हटा दिया, सारी चीजें कर ली। तो इसका मतलब जिस राज्य में, जिस क्षेत्र में जाएंगे वहां पर ये धीरे धीरे घुसेंगे और वहां पर कब्जा कर लेंगे, और हम सबको भगा देंगे और हमारा शोषण करेंगे। तो यही था उनका वास्तविक चरित्र, और इस बात से टीपू सुल्तान और हैदर अली अच्छे तरीके से परिचित थे, और यही वजह थी कि उन्होंने इनको रोकने की कोशिश की, यानी कि कंपनी के विस्तार पर रोक लगाने का प्रयास किया, रोक का प्रयास किया। ये ध्यान दीजिएगा। तो एक कारण इनके ये भी था, युद्ध का और मैसूर की विजय का।
तीसरा कारण था इसमें, एक और सबसे महत्वपूर्ण था, ध्यान दीजिएगा, वो था आपका टीपू की नीति, टीपू की नीतियां। और टीपू की नीतियां जो है बड़ी खतरनाक हैं, बहुत खतरनाक। कैसे कह सकते हैं कि टीपू की जो नीतियां हैं, आर्थिक नीति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ध्यान दीजिएगा, उसने व्यापार बोर्ड का गठन किया, यानी खुद की अपनी एक कंपनी जैसे व्यवस्था का विकास किया। और इसमें यह कह दिया गया कि भाई मसालों का व्यापार अकेला ये कंपोर्ट करेगा। किसके लिए? मसालों के व्यापार के लिए। यानी कि कोई भी किसान किसी भी कंपनी को, किसी भी बाहरी विदेशी व्यक्ति को सामान नहीं बेचेगी। जो भी मसाला होता है, जो भी मसाला पैदा होगा, काली मिर्च, इलायची, दखनी जायफल, ठीक है ना, दालचीनी, तेज पत्ता, लौंग, इस तरह के जितने भी गर्म मसाले हैं, उन सभी मसालों को इस बोर्ड को बेचा जाएगा। और यही बोर्ड अब दूसरे विदेशी लोगों को बेचेगा। यानी कि विदेशी कंपनियों को भी अगर मसाले भारत से चाहिए तो इस बोर्ड के सामने आकर के सरेंडर करना पड़ेगा, इससे ही खरीदना पड़ेगा। यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब इनके आगे झुकेगी। और ब्रिटिश कंपनी ये सब चाहती नहीं थी, और टीपू सुल्तान ने इनको इस मामले में हरा दिया था। दूसरी थी उसकी सैनिक नीति, सैन्य नीति। और सैन्य नीति का कंसेप्ट था कि उसने सेना का आधुनिकीकरण किया। और यह काम उसने ही नहीं बल्कि हैदर अली ने भी किया, है सेना का आधुनिकीकरण। साथ के साथ नए शस्त्र निर्माण का प्रयास किया, नए शस्त्रों का निर्माण किया, मिसाइल टेक्नोलॉजी जैसी चीज उसने बनाने की कोशिश की। उस समय रॉकेट बनाने की कोशिश की, मिसाइल टेक्नोलॉजी का उस समय डेवलपमेंट किया, ठीक ना। तीसरा इस पीरियड में आ जाइए तो उसकी विदेश नीति, टीपू सुल्तान की विदेश नीति। सोचिएगा, एक अंतरराष्ट्रीय संघ बनाने का प्रयास, अंतरराष्ट्रीय संघ या गठबंधन का प्रयास, अंतरराष्ट्रीय संघ या गठबंधन जिसमें तुर्की भी है, अरब देश भी है, फ्रांस भी है, ठीक है ना, कुस्तुनतुनिया भी है, अफगानिस्तान भी है। ऐसे देशों का एक संघ बना करके उसने आक्रमण करने की एक योजना बनाई थी। सक्रिय विदेश नीति कहते हैं। फ्रांस, मॉरिशस, मिस्र, अरब, तुर्की, अफगान, ये सब का एक कंसेप्ट निर्मित किया। क्यों किया? क्योंकि टीपू सुल्तान अच्छे से जानता था कि ब्रिटिश कंपनी सिर्फ और सिर्फ एक मुखौटा है। ब्रिटिश कंपनी पीछे से वास्तव में एक ब्रिटिश शासन है। उसकी लड़ाई एक कंपनी से नहीं है, उसकी लड़ाई है ब्रिटिश सत्ता से। और ब्रिटिश सत्ता से लड़ने के लिए केवल एक कंपनी के तौर पर उसको नहीं देखा जा सकता। और इस वजह से इनका युद्ध अनिवार्य था। और ब्रिटिश सत्ता भी, यानी कि ब्रिटिश शासन भी ये चाहता था कि भाई इसको कमजोर ना माना जाए। दूसरा, उसने इसी मामले में फ्रांसीसी क्रांति को समर्थन दिया, फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन का समर्थन किया। और ये दोनों के दोनों ब्रिटेन के दुश्मन हैं। फ्रांस और नेपोलियन टिपिकली ब्रिटेन के दुश्मन हैं। दुश्मन को अपने साथ मिलाने की कोशिश की, ठीक है ना। ये एक कंसेप्ट था, ठीक है ना। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसने अपने बंदरगाह भी बनाए थे, बंदरगाहों का भी इसने निर्माण किया था। तो ये कुछ ऐसे कारण थे जिसकी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चिंतित थी। और इतने सब कुछ होने के बाद वह मसालों का व्यापार कैसे करती, इसीलिए उन्होंने हर संभव यह कोशिश की कि हम इनको हराएं, इनको जीतें, इस पर कब्जा करें। और इतना चैलेंज, इतनी चुनौती कभी भी किसी ने भी इनको भारत में नहीं दी, इतने लेवल पर जाकर के, क्योंकि किसी की इतनी सोच ही नहीं थी। इस वजह से बात समझ गए कि नहीं एवरीबॉडी? अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? देखिए, इतिहास पढ़िए एक अलग तरीके से, एक अलग कंसेप्ट के साथ में। वो इतिहास जो वास्तव में है,
वो नहीं जो रट्टा मारना है, वो इतिहास है ही नहीं, वो तो गाइड है, कुंजियां हैं, उनमें रट्टा मारते रहिए और उससे कभी इतिहास समझ में नहीं आता। और जब इस तरीके से आप लिख करके आओगे, समझ करके आओगे, तो फिर आप क्वेश्चन भी करोगे और अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। और एग्जामिनर, यूपीएससी का एग्जामिनर हर अच्छे क्वेश्चन पर मार्क्स देता है, चाहे वो सब्जेक्ट कोई भी हो। इतिहास में भी बहुत अच्छे नंबर आते हैं, ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि अभी तक जो 3rd रैंक आई है हिंदी मीडियम में, टोटल मिलाकर के 3rd रैंक तक पहुंचे हैं किरण कौशल, 5वां अजय कुमार, 16th रैंक पांडे जी और त्रिवेदी जी, दयानिधान पांडे 13वीं रैंक, आलोक पांडे 56वीं रैंक। ये सब हिंदी माध्यम के छात्र रहे और सबका हिस्ट्री ऑप्शनल रहा, तो कोई भी हो, ये अब तक का है। तो ऐसा नहीं कि इसमें मार्क्स नहीं आते, लेकिन उस तरह की सोच और उस तरह की समझ आपकी जरूरत है। अब आप समझिएगा। और इस संदर्भ में देखा जाए तो फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इनके बीच में 4 युद्ध होते हैं, और चारों युद्ध आपको ध्यान रखना चाहिए कि कब कब कैसे कैसे हुए, क्योंकि कारण तो पता चल ही गया। पहला युद्ध हुआ 1767 से 69 के बीच में, दूसरा युद्ध हुआ 1780 से 84 के बीच में, तीसरा युद्ध हुआ 1790 से 92 के बीच में, और चौथा युद्ध हुआ 1799 में। ठीक है ना। इसमें देखा जाए तो इसमें एक तरफ है हैदर मराठा, सोचिए हैदर ने मराठा का संघ बनाया प्लस निजाम, वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और यहां पर इस कंपनी को इन्होंने हराया और संधि की उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मद्रास की संधि की, मद्रास की संधि। और ये मित्रता की संधि थी कि भाई एक दूसरे का साथ देंगे, अगर हैदर अली पर कोई आक्रमण करता है तो ब्रिटिश कंपनी साथ देगी, और ब्रिटिश कंपनी पर कोई आक्रमण करता है तो हैदर अली साथ देगा, और एक दूसरे के जो बंदी हैं वापस किए जाएंगे, एक दूसरे के क्षेत्र जो जीत लिए गए हैं वो वापस कर दिए जाएंगे। इस तरह की ये संधि की गई थी। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश कंपनी बड़ी ही खतरनाक कंपनी थी। जब कंपनी हारती है तो वो कोशिश करती है कि उसका नुकसान कम से कम हो, कम से कम उसका नुकसान हो, यानी कि एक ऐसी कंडीशन हो जाए कि उसको ज्यादा परेशानी ना हो। इसलिए वो कोशिश करती है कि एक दूसरे के विजित क्षेत्रों को वापस कर दिया जाए, एक दूसरे के बंदियों को वापस कर दिया जाए, ये हो। लेकिन जब वो जीतती है तो दुश्मन को समूल नाश करने की कोशिश करती है। और ये बात किसी भी युद्ध में आप समझ लीजिएगा, चाहे देखिएगा आप प्लासी का युद्ध देखा, मैक्सिमम बेनिफिट उठाया, बक्सर का युद्ध देखा, कब्जा ही कर लिया उन्होंने, लेकिन जब हारे तब एक दूसरे के अदल बदली कर लो भाई। यहां पर देखेंगे तो यहां पर भी हैदर अली था पहले, हैदर अली की 82 मृत्यु हो गई तो उसके बाद में उसका टीपू सुल्तान बना, साथ के साथ में इसमें मराठा भी साथ में थे और निजाम भी साथ में थे। और जब टीपू इसमें युद्ध लड़ा तो फिर मराठा और निजाम हट गए थे, और यहां पर युद्ध हुआ वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, और यहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहां भी हराया इनको, और यहां पर उनकी संधि होती है जिसे हम कहते हैं मंगलौर की संधि, मंगलौर की। अब ये सोचिएगा संधि हो रही है तो क्या होगा, एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र वापस कर दिए जाएंगे। लेकिन यहां से ब्रिटिश कंपनी ने एक सबक ले लिया कि हमें एक साथ 3-3 शत्रुओं से मिलकर के नहीं लड़ना, बल्कि हमें अब इनकी एकता को तोड़ना है। तो बस यहां पर उन्होंने इस बीच में मराठा और निजाम को अपने पक्ष में कर लिया, और यहां पर रह गया टीपू अकेला, और वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस मराठा प्लस निजाम, और यहां पर यह टीपू इसको हराया। और यहां पर संधि होती है कौन सी जानते हैं,
श्रीरंगपट्टनम की संधि। ये रही, ये इनकी संधि हुई। और इस संधि के माध्यम से कैन यू बिलीव कि भाई इन्होंने क्या किया, इन्होंने आधा तो राज्य ले लिया और 3 करोड़ रुपया युद्ध हर्जाना लिया, और रुपया नहीं दे पाए तो उनके 2 बेटों को बंदी बना लिया। ये मोटी मोटी, यानी कि उनको पूरी तरीके से कमजोर कर दिया, और आधा राज्य लेकर के एक दूसरे के साथ में क्या किया, सबके आपस में बांट लिया। चाहते तो टीपू सुल्तान को निकाल के बाहर फेंक देते, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये पूरा राज्य नहीं लेंगे। सोचिए, उस समय कॉर्नवालिस है भारत का गवर्नर, और वो कहता है कि हमने अपने मित्रों को बिना शक्तिशाली बनाए शत्रुओं को कमजोर कर दिया। शत्रु को कमजोर कर दिया, कमजोर कर दिया मतलब आधा राज्य ले लिया, कमजोर हो गया, 3 करोड़ रुपया ले लिया, उनके 2 बेटों को बंदी बना लिया, कमजोर कर दिया, लेकिन शत्रुओं मित्रों को शक्तिशाली नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि आधा ही राज्य लिया। चाहते तो हरा करके पूरा राज्य ले सकते थे, लेकिन नहीं किया उन्होंने। बोले कि अगला युद्ध हम अकेले लड़ेंगे। और हकीकत में 1799 में इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस टीपू सुल्तान का युद्ध हुआ, टीपू का युद्ध, और इसमें टीपू हारा और मारा गया। और ये जो इमेज देख रहे हैं, ये इस शख्स ने टीपू सुल्तान की डेड बॉडी को खोजा था। ये टीपू सुल्तान की डेड बॉडी पड़ी हुई है, उसको खोजा था और वहां पर आकर के उस डेड बॉडी को उठा के लेके गए थे। ये रहे, ढूंढ करके कि कहां है इसकी डेड बॉडी। इसको बाकायदा ढूंढा इसमें, मार्टिन नाम का व्यक्ति है, उसने इसको खोजा था। ये टीपू सुल्तान की डेड बॉडी है, अकेला शासक जो युद्ध के मैदान में मारा गया। और वो कहता भी था टीपू सुल्तान, 100 दिन भेड़ की तरह जीने से बढ़िया है 1 दिन शेर की तरह जिया जाए। गुलाम बनने से अच्छा है कि स्वतंत्र रहा जाए, चाहे 1 दिन के लिए ही सही। उसने इनकी नीतियों पर हस्ताक्षर नहीं किए, सहायक संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए, बोले कि हम नहीं झुकेंगे आपके सामने। हालांकि वो अलग बात थी कि उसने अपने समय में सभी लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की, बस उसकी एक कमी थी कि उसने विदेशों में अपने मित्र बनाने की कोशिश की, लेकिन अपने आसपास के लोगों को एक अपने साथ जोड़ने में नाकामयाब रहा। ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी कह लीजिए, भूल कह लीजिए, या उस समय की परिस्थितियां कह लीजिए, क्योंकि आसपास इस समय के भारत के जो लोग थे, मराठा, निजाम और छोटे मोटे तमाम तरह के लोग, वो कहीं ना कहीं उस तरह की सोच रखते ही नहीं थे जैसा टीपू सुल्तान रखता था। और उनमें से कोई भी ये भी नहीं मानने को तैयार था कि टीपू सुल्तान के साथ हम संधि करेंगे, मिलकर के लड़ेंगे। नहीं भाई, ये तो बच्चा है। तो कहीं ना कहीं उनका ईगो या नासमझी, या कह लीजिए कि टीपू सुल्तान की नासमझी, किसी भी कारण से समझ लीजिए कि वो नहीं हो पाया। यह उसकी नाकामयाबी है, असफलता है कि अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को अपना मित्र नहीं बना पाया, और दूर दराज के लोगों को मित्र बनाने की कोशिश की, और जब जरूरत पड़ी तो उनमें से कोई नहीं पहुंचा, कोई भी नहीं पहुंचा। ना नेपोलियन आया, ना अफगान से कोई आया, ना तुर्की से, ना मिस्र से, ना कहीं और से, और अल्टीमेट मारा गया। और उसके बाद पूरा राज्य लेकर के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको हटा दिया और राज्य लेकर के सारा साम्राज्य विलय कर लिया। केवल छोटा सा क्षेत्र जो है आपका मैसूर का इलाका, वो बडियार वंश के उत्तराधिकारी को दे दिया, जो वास्तविक उत्तराधिकारी थे। ठीक है ना? तो ये एक कंसेप्ट था, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि इसके माध्यम से उनका सबसे बड़ा शत्रु समाप्त हो गया। दक्षिण का राज्य मिला। मसालों के व्यापार पर एकाधिकार हो गया, और उसकी वजह से कंपनी बहुत मुनाफे में रहने लगी। ये सारी चीजें, और सबसे बड़ी चीज दक्षिण भारत का क्या हुआ? शोषण शुरू। अभी तक तो उत्तर भारत का हो रहा था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का हो रहा था, और यहां से दक्षिण भारत से इनका शोषण शुरू हो गया।
ओके, तो ये एक कंसेप्ट था। उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। एवरीबॉडी समझ में आया कि नहीं आया? कंसेप्चुअल पढ़िए, फैक्चुअल तो देखिए कहीं भी किताब में से मिल जाएगा। जो असली कारण है, जो असली तरीका है, वो आप समझिए। बाकी तो युद्ध जितने फैक्ट्स की जरूरत है वो भी मैंने बता दी है। अब युद्ध की संधि की शर्तें क्या क्या थी उनको जानना है तो वो किताब में भी मौजूद है। फिर मेरी क्लास की जरूरत कहाँ है? और ऑप्शनल में उतने फैक्ट पूछे नहीं जाते, ठीक है ना। और इसी तरीके से पढ़ना है तो मेरे साथ नवंबर बैच ज्वाइन कीजिए। 5 तारीख से क्लास स्टार्ट हुई है, इंट्रोडक्शन हुआ है और आज पहला लेक्चर शुरू हो रहा है। तो आज आप अभी एडमिशन लीजिए तुरंत। 300 प्लस नंबर के लिए, प्रॉपर आईएएस के लिए। कहानी के तौर पर इतिहास आपके दिमाग में ना घुस जाए तो कहना। जीएस से आधा सिलेबस आपको पढ़ना है, लेकिन जो टॉपिक पढ़ने हैं वो विश्लेषण के साथ पढ़ना है, यानी कि कहानी के तौर पर कि आखिर क्यों हुआ था, कोई घटना क्यों हुई, कैसे हुई। ये नहीं कि कितनी कितनी घटना है, रट्टा मारना है, ऐसा कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। बहुत सिंपल तरीके से सारी चीजें आपको करिकुलम मिल जाएंगी, ज्यादा कुछ करना नहीं है। तो जल्दी कीजिए, एम के लाइव कोड के साथ में 14,999 रुपए में इस बैच को ज्वाइन करिए, ठीक है ना। और जीएस का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो पीटीवाई लॉन्ग टर्म बैच ज्वाइन कर सकते हैं। फाउंडेशन नवंबर बैच एम के लाइव कोड के साथ में 35,999 रुपए 2027 को 28 को टारगेट करते हुए 3 साल का लॉन्ग टर्म बैच आपके। और 11 तारीख से यह बैच स्टार्ट हो रहा है मेरे साथ में। आप चाहते हैं तो मेरे साथ मेरी गाइडेंस में इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी कीजिए, प्रॉपर तरीके से शाम को 6 बजे, यानी कि मेरे साथ ऑप्शनल भी, मेरे साथ जीएस भी, मेरी गाइडेंस में सिलेक्शन लीजिए। सिलेक्शन के लिए पढ़िए, समय को गवाइए मत, अपने समय, संसाधन, पैसा उसको वेस्ट मत करिए, इसकी एक एक चीज की कीमत वसूलिए, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज हो तो मुझे यहां कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन कोड एम के लाइव लगाना मत भूलना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर आप ज्वाइन कर लीजिए तो आपकी इसकी पीपीटी और सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। ये मेरा मेल आईडी है और कांटेक्ट डिटेल है, व्हाट्सएप टेलीग्राम नंबर, जिस पर आप मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।